क्या आप लोगों ने कभी इस पर मंथन किया है कि आखिर हर एक एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स क्यों पूछा जाता है, उसका एक पेपर क्यों रहता है? आप उठाकर ऊपर से नीचे देख लीजिए, हर एक एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता ही है जनरल अवेयरनेस का। आखिर क्यों? भाई, आपके आसपास जो भी घटित हो रहा है वो आपको जानना चाहिए ना। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो आपके आसपास क्या हो रहा है उस पर, उस इंस्टीट्यूशन का क्या प्रभाव होगा, या वो इंस्टीट्यूशन उससे कैसे अफेक्टेड होगा, या वहाँ क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है। आप जब तक नहीं उसको जानिएगा तो कैसे आप एक्सप्लोर कीजिएगा। जैसे मान लीजिए आज हमास इजराइल वॉर चल रहा है, तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी इसलिए है कि मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, उसका कुछ इस तरह का बिजनेस है जो कि इजराइल और उस एरिया से जुड़ा हुआ है, तो वो अफेक्ट कर सकता है। या मान लीजिए आप बैंक में गए, तो वहाँ ब्रांच आप खोल रहे हैं या खोलने का अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, या आपका एग्जिस्टिंग ब्रांच है तो वहाँ उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर मान लीजिए कि इंडिया में एक लेवेंडर पार्क खुला, तो लेवेंडर पार्क अगर खुला तो वहाँ आपके लिए एज ए बैंकर क्या अपॉर्चुनिटी होगी। आप वहाँ एक ब्रांच खोल सकते हैं, एक्सपोर्ट के लिए फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ इसीलिए देखा जाता है। या मान लीजिए किसी गवर्नमेंट का कोई स्कीम आया, तो उसमें आप अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहाँ तलाश सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं आवास योजना है, अब वो आवास योजना अभी हाल में अनाउंस किया गया ये है, तो वहाँ बहुत सारे घर बनाए जाएंगे, बहुत सारे ये होंगे। तो एज ए बैंकर या एज कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई और भी आप उसमें कैसे अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, उससे आप क्या फ़ायदा ले सकते हैं। या एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहा है तो उसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, ये आपको जानना चाहिए। इसीलिए जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन हर जगह रहता है, और वो आपको कितना अलर्ट है आप, वो आपका इंस्टीट्यूशन जिसके लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो आपको टेस्ट करता है। तो इसका यही पर्पस है। तो इसीलिए हम रेगुलरली इस सीरीज में जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स पर आपसे डिस्कशन करते हैं। आज भी कुछ टॉपिक्स पर बात करते हैं। विच इंडियन सिटी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को सॉरी क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क अंडर म्यूजिक कैटेगरी। अब देखिए, अभी हाल ही में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ आया है कि यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में म्यूज़िक कैटेगरी में नामित किया है। यूनेस्को जो कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर में काम करता है। तो इन लोगों का काम है कि समय समय पर तरह तरह का लिस्ट निकालते हैं, ये सब चीज़ों में कल्चर वगैरह में कैसे और बढ़ावा दिया जाए, कैसे इसको प्रोटेक्ट किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, कैसे उसको और इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे उसमें और आगे बढ़ा जाए, ये सब चीज़ के लिए, या कैसे उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। तो यूनेस्को का ये काम है। तो इन लोगों ने जो लिस्ट निकाला है उसमें एक भारतीय शहर को म्यूज़िक कैटेगरी में क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में रखा है। तो ये कौन है? ग्वालियर, वाराणसी, मुंबई या भोपाल? तो ये इसका सही जवाब है ए, ग्वालियर। ग्वालियर देखिए भारत का बहुत पुराना म्यूज़िक घराना है, संगीत घराना। अगर आप लोग म्यूज़िक में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं या पढ़े होंगे तो ये जानते हैं कि ग्वालियर घराना भारत में है, जो कि एक म्यूज़िक घराना है। आगरा है, जयपुर है, ये सब म्यूज़िक घराना, बनारस है, संगीत घराना माना जाता है ये। और ग्वालियर तो भारत का सबसे पुराना संगीत घराना है। उसको इस्टेब्लिश किया था बड़े गुलाम इनायत खान ने, और यहाँ के बहुत पुराने प्रोपोनेंट हैं, तानसेन, बैजू बावरा, सब ग्वालियर से ही थे। उस समय घराना का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन वहीं के थे। तो इसी को ऑनर करने के लिए, इसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूनेस्को ने ये म्यूज़िक सिटी के रूप में ग्वालियर को लिस्ट में रखा है। और जानते हैं भारत का एक और शहर को रखा गया है एक दूसरे कैटेगरी में। यूनेस्को जो ये क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क रखता है वो 7 कैटेगरी में रखता है। तो एक और कैटेगरी है लिटरेचर, उसमें भी भारत के एक शहर का नाम है, दैट इज़ कोझिकोड, जो कि केरल में है। फिल्म एक कैटेगरी है, फिल्म में भारत का कोई शहर नहीं है, लेकिन काठमांडू है नेपाल का राजधानी। तो ये इसका बैकग्राउंड है, ये इसका शहर है, ये इसका आंसर है ए, ग्वालियर। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ इसराइल? अब देखिए, अभी हमास इसराइल वॉर हम लोग 7 अक्टूबर को जब से
हमास ने इजराइल पर आक्रमण किया, हर दिन की सुर्खी ये बनी हुई है पूरे नेशनल और इंटरनेशनल प्रेस में, जहाँ भी आप देखिए। तो ये आपको जानना चाहिए। जैसे हमने शुरू में बताया कि क्यों जानना चाहिए, तो आपके बहुत तरह से वो अफेक्ट करेगा, आपके कामकाज को अफेक्ट करेगा वो, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। वहाँ आप अपॉर्चुनिटी भी तलाश सकते हैं, या आपके लिए रिस्क भी है, जिस किसी बिजनेस में भी आप हैं। तो इजराइल हम लोग इजराइल हमास देख रहे हैं, लेकिन इजराइल और पैलेस्टाइन या हमास का क्या प्रॉब्लम है, इस पर हम एक अलग से सेशन लेंगे, आएंगे, एक वीडियो अपलोड करेंगे उस पर। लेकिन अभी बेसिक चीज़ जानिए कि इजराइल के आसपास कौन कंट्रीज़ हैं, उनके बॉर्डर किस देश की सीमा से लगती है, तभी आप आगे समझ पाएंगे उसका बैकग्राउंड पूरा। जॉर्डन, सीरिया, सऊदी अरेबिया या इजिप्ट। तो जॉर्डन जो है ये इजराइल के नॉर्थ में है, सटा हुआ है, और एक दूसरा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हिजबुल्लाह कहलाता है, जो कि सो कॉल्ड है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इजराइल जिसको बताता है, वो जॉर्डन से ही ऑपरेट करता है। सीरिया जो कि इजराइल के नॉर्थ ईस्ट में है, ये भी इससे बॉर्डर सटा हुआ है। इजिप्ट भी इजराइल और ये जो गाजा पट्टी आप लोग देख रहे हैं उसके साउथ में सटा हुआ है, बॉर्डर उससे सटता है। इजिप्ट का सिनाई जो डेजर्ट है ना, वो वहाँ पर बहुत फेमस वॉर हुआ था 67, 73, 76 में, इजराइल इजिप्ट वॉर, बहुत फेमस वॉर है। तो ये तीनों कंट्री जो है इजराइल के साथ इसकी बॉर्डर लगती है। सऊदी अरेबिया का बॉर्डर नहीं लगता है, सऊदी अरेबिया दूर में पड़ता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। और इजराइल के वेस्ट में क्या है, नॉर्थ हमने बता दिया, साउथ बता दिया, वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। MiG-21 is gradually being phased out from the Indian Air Force. What is the full form of MiG? इंडियन एयरफोर्स में बहुत सारे प्लेन्स हैं, तरह तरह के, हमेशा देखते होंगे, कभी सुखोई है, मिराज है, जैगुआर है, मिग है, तेजस है। तो MiG-21 भारत इंडियन एयरफोर्स में बहुत पुराना, बहुत दिन से है, 1966 से है, ये 60 साल से ऊपर हो गए। तो अब इसको इंडियन एयरफोर्स धीरे धीरे फेज आउट कर रही है, इसको रिप्लेस करके दूसरे प्लेन, जैसे भारत का तेजस को ही लाने की बात है उसमें। तो MiG-21 में मिग जो MiG है वो आखिर इसका फुल फॉर्म क्या है? मिडिल इनकम ग्रुप, मिकोयान या गुरेविच, माइकल एंड गॉर्डन, मिलोस्लाव एंड ग्लेन। तो देखिए रशियन नाम में मिडिल इनकम ग्रुप ये सब तो नहीं होगा, गॉर्डन भी वहाँ नॉर्मली नाम नहीं होता है। ये सब देखिए लगातार पढ़ने, अवेयर होने की बात है ना। तो ये आपको, अगर आप ज़्यादा पढ़ते हैं न्यूज़पेपर मैगजीन ना, तो आप ये भी पढ़ते पढ़ते समझ जाइएगा कि कौन नाम किस एरिया का है, किस कंट्री में ये नाम ज़्यादा प्रचलित है। टाइटल से आप समझ जाइएगा, नाम से समझ जाइएगा। फ्रेंच नाम कैसा होता है, जर्मन नाम कैसा होता है, इंग्लिश नाम कैसा होता है, स्कैंडिनेवियन कैसा होता है, रशियन कैसा होता है, और चाइनीज़ वगैरह तो खैर समझते ही हैं कैसा होता है। तो रशियन नाम, ये इसका ऑप्शन बी सही जवाब है, मिकोयान एंड गुरेविच। मिकोयान एंड गुरेविच क्या है? ये डिज़ाइन ब्यूरो है रशिया का, मिग रशियन प्लेन है, और वही डिज़ाइन ब्यूरो है, इस प्लेन को इन लोगों ने ही डिज़ाइन किया था और कमीशन करवाया। तो मिग सीरीज़ में बहुत सारे प्लेन्स हैं, MiG-17 था, MiG-21 है, MiG-25 है, MiG-29 है, MiG-35 है। तो भारत में अधिकतर मिग प्लेन्स डिफरेंट ट्रांसमेट, डिफरेंट कंसाइनमेंट उसका आया, और अलग अलग स्क्वाड्रन है। लेकिन MiG-21 को अब फेज आउट कर दिया जा रहा है, क्योंकि ये इसको एक तरह से एक फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाता है इंडिया में अभी, मैंने उड़ता फिरता कब्र, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट इधर हुआ है। सॉरी, एक्सीडेंट इसलिए नहीं कि इसमें कोई कमी है, इसलिए कि अब बहुत पुराना हो चला है, उसके पार्ट्स पुर्जा, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, प्रॉपर मेंटेनेंस होने में दिक्कत होती है। तो इसका जितना इंडिया में प्लेन था ना MiG-21 का, उसका आधा बचा है, बाकी अधिकतर एक्सीडेंट हो गया। और ये स्टेटमेंट पार्लियामेंट में डिफेंस मिनिस्टर जिस समय AK एंटनी थे उन्होंने दिया था। तो इसको इंडिया में MiG-21 को बाइजन के नाम से यहाँ हम लोग जानते हैं। उसका देखिए, इंडियन शिप हो, नेवल शिप हो या एयरफोर्स का प्लेन हो, सब जो इंडिया में आता है ना, उसका एक इंडियन नामकरण कर दिया जाता है। जैसे INS विक्रांत वगैरह, ये सब भी बाहर से आया, लेकिन इंडिया में नामकरण कर दिया गया।
तो इसको बाइसन कहा जाता था। बाइसन यानी भैंसा, BISON, भैंसा। MiG-25 भी अभी इंडिया में HAL बैंगलोर में बनाया जा रहा है, उसको यहाँ बहादुर नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका सही जवाब है मिकोयान एंड गुरेविच, ऑप्शन बी। What is the term used for overseas startups shifting their domicile to India and listing on Indian stock exchanges? स्टार्टअप्स का नाम अभी आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। पिछले 5-7 साल से, 8 साल से स्टार्टअप्स हर समय हम लोग सुन रहे हैं। स्टार्टअप्स क्या है? एक नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट करते हैं, उसमें फंडिंग होती है और तरह तरह का नया कॉन्सेप्ट लेकर वो लोग आते हैं। तो अभी क्या था कि यहाँ बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हुए, लेकिन उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बाहर ज़्यादा लगने लगा, अमेरिका में, यूरोप में, फार ईस्ट में। तो वो लोग क्या किए कि बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं यहाँ शुरू किए, लेकिन वो रजिस्टर वहाँ जाके हो गए, वहाँ अपने को इस्टेब्लिश कर दिया विदेशों में, और वहीं से ऑपरेट करने लगे ज़्यादा। लेकिन अब स्थिति बदल गई है, भारत में अपॉर्चुनिटीज़ उनको ज़्यादा लग रहा है, इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है, यहाँ का GDP ग्रोथ ज़्यादा है, यहाँ हर तरह का अपॉर्चुनिटीज़ है, डिजिटल वे में आगे इंडिया बढ़ रहा है। तो अब क्या है कि वो बहुत सारी कंपनियां जो पहले दूसरे जगह चली गई थी यहाँ से, अब वैसे ही स्टार्टअप कंपनियां भारत में वापस आ रही हैं, यहाँ आके अपने को रजिस्टर कर रही हैं, यहाँ इस्टेब्लिश कर रही हैं, यहाँ से बिजनेस कर रही हैं, यहाँ के स्टॉक एक्सचेंजेस में अपने को लिस्ट कर रही हैं। तो ये जो टर्म है ना, इसको क्या कहा जाता है? टर्म आजकल काफ़ी यूज़ होता है, रिवर्स ब्रेन ड्रेन, रिवर्स फ्लिपिंग, बैक टू स्क्वायर या कमिंग होम। तो इसको रिवर्स फ्लिपिंग कहा जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। फ्लिपिंग उसको कहा जाता है कि जैसे फ्लिप कर गया, इंडिया में स्टार्ट हुआ और चला गया बाहर, लेकिन ये रिवर्स हो रहा है कि अब वहाँ से वापस आ रहा है फिर। तो दिस इज रिवर्स फ्लिपिंग। ब्रेन ड्रेन क्या है? रिवर्स ब्रेन ड्रेन, पहले ये टर्म बहुत यूज होता था जब इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन सीनियर मैनेजर्स इंडिया में पढ़ाई करते थे, बाहर चले जाते थे, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा उनको लगता था। तो इंडिया में का ब्रेन, वो लोग इंडियन ब्रेन थे ना, उसका ड्रेन हो जाता था, बाहर चले जाते थे, इंडिया को उससे कोई फ़ायदा नहीं होता था। तो वो टर्म आज से 20 साल 30 साल पहले काफ़ी यूज़ में था। तो रिवर्स ब्रेन ड्रेन उसी से लिया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रिवर्स फ्लिपिंग। नेक्स्ट, with which company Reliance has entered into a tie-up arrangement recently for issuance of co-branded credit card? आप लोग क्रेडिट कार्ड से वाकिफ़ होंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। इस पर हमने पहले भी बताया कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर क्या होता है। डेबिट कार्ड में होता है कि आपके पास जो पैसा है वही आप यूज़ कर सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड में होता है कि वो कंपनी या जो भी बैंक क्रेडिट कार्ड दे रही है वो आपको एक तरह से क्रेडिट, एक तरह से पैसा उधार देती है कुछ दिन स्पेंड करने के लिए, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन। तो वो क्रेडिट कार्ड होता है। तो अभी रिलायंस ने अभी जस्ट अनाउंस किया है कि एक किसी कंपनी के साथ, किसी इंडियन कंपनी के साथ मिलकर एक टाई अप के अंतर्गत एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इशू करेंगे। तो वो किस कंपनी के साथ इशू करना है? HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ ये टाई अप किया गया है रिलायंस का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। देखिए इसमें होता क्या है ना कि आप स्टेट बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है ना, वो करीब 13-14 कंपनियों के साथ टाई अप है। कुछ कार्ड्स आप लोग अगर देखे होंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया BPCL कार्ड, SBI BPCL कार्ड, SBI एयर इंडिया कार्ड, ऐसे रहता है। तो उसमें फ़ायदा क्या होता है? जैसे BPCL के साथ जो टाई अप है स्टेट बैंक का पहले से, उसके कार्ड को अगर आप यूज़ करेंगे BPCL के पेट्रोल आउटलेट पर, वहीं से अगर भरवाएंगे BPCL का काउंटर आउटलेट से, तो उसमें क्या उसमें क्या है कि हर एक 100 रुपये के पेट्रोल पर या डीजल पर आपको 7.5 रुपया का पॉइंट मिलेगा, 25 पॉइंट मिलेगा, जिसमें कि उसका वैल्यू 7.5 रुपया होगा। तो जैसे आप सपोज कीजिए कि 1000 रुपये का लिए फ्यूल, तो उस पर 75 रुपये आपको जमा हो जाएगा। आप उसको चाहिए तो रिडीम करा लीजिए, उतना का और पेट्रोल आप ले सकते हैं। तो ये एडवांटेज है। तो इसमें कस्टमर को भी फ़ायदा है। BPCL को क्या फ़ायदा है? BPCL को फ़ायदा है कि भाई उस कार्ड पर BPCL में भराएंगे तभी उनको, कस्टमर को फ़ायदा होगा। तो नेचुरली वो कस्टमर BPCL पर ही जाएंगे भराने, तो उनका रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ेगा, उनके यहाँ से ज़्यादा कंजम्पशन होगा। और स्टेट बैंक को क्या फ़ायदा है कि
लोग इस फिराक में उसको यूज़ करेंगे ज़्यादा कि भाई स्टेट बैंक कार्ड हम यूज़ करें, कैश दे देंगे तब तो बात खत्म हो गई ना। पूरा का 100 रुपया का पेट्रोल भरा है, 100 रुपया हमने दे दिया, लेकिन वो कार्ड अगर हम यूज़ करेंगे तो हमको 7.5 रुपया ये मिल रहा है का इंसेंटिव मिल रहा है। तो उसके चलते आप स्टेट बैंक का कार्ड ज़्यादा यूज़ करेंगे, ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उनका ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो उसी तरह से रिलायंस के साथ अभी स्टेट बैंक का होगा। रिलायंस को भी फ़ायदा होगा कि उस कार्ड के चलते लोग रिलायंस अलग से नेचुरली उसमें इंसेंटिव रहेगा, अलग में बोनस पॉइंट्स रहेगा, तो उसमें रिलायंस में लोग ज़्यादा खरीदारी करेंगे उस कार्ड से, और स्टेट बैंक का कार्ड का ज़्यादा यूज़ होगा। तो इस तरह से इसके पीछे ये इकोनॉमी काम करता है, ये माइंडसेट रहता है। तो ये स्टेट बैंक के साथ रिलायंस का ये टाई अप हुआ है। विच डायमंड माइन इन इंडिया was shut down due to expiry of environment clearance lease in 2020 December and is now set to reopen। भारत में एक डायमंड माइन था या है जिसका कि एनवायरमेंट क्लियरेंस जो है ना दिसंबर 2020 में ख़त्म हो गया। अब इन्वायरमेंट नेचुरली इस तरह का माइंस जो है बहुत रिमोट एरिया में जंगल है, एनवायरमेंट का इशू है, वहाँ रहता है, तो वो जो लीज़ ख़त्म हो गया, एनवायरमेंट क्लियरेंस का लीज़ दिया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से, वो ख़त्म हो गया दिसंबर 2020 में। तो उसके बाद वहाँ का ऑपरेशन बंद करना पड़ा। तो ये कौन सा डायमंड माइन है? अब इसको फिर से क्लियरेंस दिया जा रहा है और फिर से रीओपन होने की बात है। शायद नवंबर में इसको फिर से शुरू किया जाए, नवंबर दिसंबर में। तो ये कौन सा माइन है? गोलकुंडा, कोल्लूर, कोलार या पन्ना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पन्ना। पन्ना में ये गोल्ड माइन है इंडिया का। समझिए आज ऑपरेशनल वही एक गोल्ड माइन है और ओनली मेकनाइज्ड गोल्ड माइन, सॉरी डायमंड माइन है, और ओनली मेकनाइज्ड डायमंड फार्म माइन है इंडिया में। ये गोलकुंडा बहुत पुराना डायमंड का माइन है, इंडिया का खान है, जहाँ से कि फेमस कोहिनूर वगैरह निकला था। अब लेकिन वो ऑपरेशनल है नहीं। कोल्लूर अभी आंध्र प्रदेश में, वो भी एक तरह से समझिए कि ऑपरेशनल नहीं है, और कोलार में तो गोल्ड मिलता है। तो ये मझगावा जो है पन्ना में, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ ये माइंस है। इसी को रीओपन करने की बात अभी हो रही है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। विच कंट्री हैज़ वन द वर्ल्ड रग्बी चैंपियनशिप विच वॉज हेल्ड इन पेरिस रिसेंटली? अभी फ्रांस की राजधानी पेरिस में हाल ही में वर्ल्ड रग्बी चैंपियनशिप हुआ, तो किस कंट्री ने उसमें खिताब जीता है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या फ्रांस? रग्बी आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा, भारत में देखने फील्ड में आपको देखने का मौका कम मिलेगा, बहुत कम जगह पर यह होता है। बहुत बड़ा बड़ा 2 पोल होता है, फुटबॉल का गोल पोस्ट जैसा, लेकिन उससे 4 गुना 5 गुना ऊंचा होता है, और दोनों तरफ के प्लेयर जो होते हैं ना, पैर से नहीं हाथ से खेलते हैं। वो एक तरह से ओवल से बॉल होता है, फेंकते हैं, उसमें फिजिकली एक दूसरे से जूझते हैं, छीना झपटी करते हैं, ले जाकर गोल करते हैं। तो भारत में बहुत कम ही यूज़ होता है। इसके एक इंडियन फिल्म एक्टर, एक इसके इंडिया में अच्छे खिलाड़ी हैं, राहुल बोस, और भुवनेश्वर में अभी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, वहाँ इसको काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। वहाँ छोटे छोटे बच्चे को लेकर ये लोगों ने रग्बी में ट्रेनिंग देना शुरू किया। ये लोग बाहर में जाकर कप्स एंड ट्रॉफीज़ भी जीत रहे हैं, पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो अभी जो पेरिस में हुआ, इसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप किस कंट्री ने जीता? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या फ्रांस? तो इसको जीता है इस बार साउथ अफ्रीका ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। फाइनल में इन लोगों ने न्यूजीलैंड को 12-11 से हराया। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये सब रग्बी की बहुत मजबूत टीम है। न्यूजीलैंड इसका सबसे ज़्यादा बार चैंपियनशिप जीता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, साउथ अफ्रीका। बदलाव हमसे है इज द टैगलाइन ऑफ विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? अधिकतर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कंपनी का देखिएगा एक कुछ टैगलाइन होता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या है, याद कीजिए। एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का है, ये कैनरा बैंक का है, फेडरल बैंक का है या आईडीबीआई का है? तो ये एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का है। ये स्मॉल एसएफबी में जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में ये काफ़ी तेज़ी से उभरती हुई कंपनी है, ये एयू फाइनेंशियल बैंक। इसका हेडक्वार्टर जयपुर में है, और अभी इसने एक दूसरे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक फिनटेक को उसको मर्जर की मंजूरी रिजर्व बैंक ने दी है। तो
ये इसका टैगलाइन है, बदलाव हमसे है। ऑप्शन ए, हमने पूछा था स्टेट बैंक का क्या है, तो बैंकर टू एवरी इंडियन, ये स्टेट बैंक का टैगलाइन है। Who has recently been roped in as official brand ambassador of State Bank of India? बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े बैंक सभी जो है ना, किसी किसी को ब्रांड एम्बेसडर रखती है, जो कि मेन ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है कि मेन उनका एडवर्टीजमेंट, उनके चेहरे को दिखाया जाएगा, वो मार्केटिंग करेंगे उस कंपनी का। तो अभी ब्रांड एम्बेसडर किन को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नामित किया हाल ही में? विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, MS धोनी या PV संधू? तो इसका सही जवाब है MS धोनी। अभी इसका ऐड आना शुरू हो गया, आप देखते होंगे टीवी पर, महेंद्र सिंह धोनी अपना स्टेट बैंक जाते हैं, बैंक बदल रहा है, ऐसा ऐसा करके उसमें काफ़ी तरह की चीज़ें हैं। और MS धोनी देखिए अभी बहुत, हालांकि उन्होंने एक्टिव क्रिकेट से, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया, IPL हालांकि अभी भी खेल रहे हैं, वो रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन अभी भी एडवर्टीजमेंट वर्ल्ड में उनका काफ़ी डिमांड है। अभी लेज के भी वो ब्रांड एम्बेसडर है। लेज जो पेप्सिको का वो जो स्नैक्स ब्रांड है, लेज, रिबॉक स्पोर्ट्स की जो कंपनी है उसका, इंडिया सीमेंट्स, ये सभी के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो। और MS धोनी इसीलिए उनका मार्केटेबिलिटी ज़्यादा है कि बहुत फेमस क्रिकेटर रहे, इंडिया को उन्होंने बहुत सारे कप्स दिलवाए। वो अकेले ऐसे कैप्टन है दुनिया के जिन्होंने कि ICC का तीनों चैंपियनशिप, T20 चैंपियंस ट्रॉफी और ODI चैंपियंस, वर्ल्ड चैंपियनशिप तीनों जीतवाया। तो ये इसका सही जवाब है MS धोनी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विच कंपनी हैज लॉन्च्ड रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस? अभी हाल ही में एक कंपनी ने अनाउंस किया है कि सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस स्टार्ट करेंगे। तो सैटेलाइट बेस्ड करने का मतलब क्या है, क्यों होगा ये? स्पीड, उसकी कनेक्टिविटी बहुत फास्ट होगी। तो ये अभी अनाउंस किस कंपनी किया है? एयरटेल, रिलायंस जियो इन्फोकॉम, BSNL या आइडिया ने। तो ये रिलायंस ने किया है, रिलायंस जियो ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है इसको। और इसमें है कि ये इसका पर्पस ये है कि इसका स्पीड बहुत फास्ट होगा। और अभी इंडिया का बहुत रिमोट कॉर्नर में, रिमोट विलेजेस में, जहाँ की ब्रॉडबैंड सर्विस, इंटरनेट सर्विस नहीं पहुँच पाई है, वहाँ भी ये काम करेगा। इसमें कोई इंटरप्शन नहीं होगा, डायरेक्ट उसमें केबल का ज़रूरत नहीं होगा, वो डायरेक्ट सैटेलाइट से उसके कनेक्टिविटी रहेगी। तो खासकर भारत का जो मिशन है ना में ब्रॉडबैंड के लिए, इंटरनेट के लिए, कि सभी गांवों को जोड़ा जाए, उस दिशा में ये कदम है कि इंडिया के इंटीरियर से इंटीरियर विलेजेस में भी कनेक्टिविटी पहुंच जाएगी आसानी से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रिलायंस जियो इन्फोकॉम। Standardized Precipitation Index (SPI) is a tool used to monitor which parameter in India? SPI स्टैंडर्डाइज्ड प्रेसिपिटेशन इंडेक्स एक भारत में एक टूल है। तो किस पैरामीटर के लिए यूज़ किया जाता है, उससे क्या नापा जाता है, क्या उससे पता लगाया जाता है? फ्लड, रेनफॉल, एयर क्वालिटी या ड्रॉट? तो देखिए तरह तरह का इंडेक्स होता है, बहुत तरह का इंडेक्स होता है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो उससे क्या नापते हैं, उससे क्या पता चलता है कि भाई इन्फ्लेशन का दर क्या होगा, प्राइस इंडेक्स क्या चल रहा है। तो उसी तरह क्लाइमेट से भी रिलेटेड है, रेनफॉल के लिए भी इंडेक्स में है कि कितना, कौन इंडेक्स पर कितना नापने से रेन का क्या आएगा, कितना होना है, कितना उसका फोरकास्ट रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए इंडेक्सिंग है। गवर्नमेंट उसी हिसाब से पॉलिसी बनाती है। वो इंडेक्सिंग को एक तरह से माना जाता है, 100% श्योर तो नहीं हो सकते हैं उसमें, लेकिन माना जाता है कि बहुत हद तक ये एक तरह से फोरकास्ट कर देते हैं कि इसमें ये होने वाला है। ये जो अल नीना ये सब भी देखते हैं, वो भी एक तरह से इंडेक्सिंग पर उसको कैलकुलेट किया जाता है, तब होता है उसका। मानसून का जो हम लोग पहले से फोरकास्ट करते हैं, वो भी एक इंडेक्सिंग पर उसका मेजरमेंट किया जाता है, उसको वेट किया जाता है, उसको पूरा मापा जाता है, तौला जाता है। तो ये जो है स्टैंडर्डाइज्ड प्रेसिपिटेशन इंडेक्स, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? फ्लड, रेनफॉल, एयर क्वालिटी या ड्रॉट?
तो इसका सही जवाब है ड्रॉट, सूखा। सूखा के लिए इसको यूज़ किया जाता है। स्टैंडर्डाइज प्रिसिपिटेशन इंडेक्स, माने कितना प्रिसिपिटेशन हो रहा है, ज़्यादा अगर हो रहा है तो नेचुरली वहाँ ड्रॉट हो जाएगा, अगर ज़्यादा हो गया प्रिसिपिटेशन तो। या मान लीजिए, अब उनका मापने का तरीका तो हम लोगों को नहीं मालूम है, या इस तरह से देखते होंगे कि वहाँ से प्रिसिपिटेशन काफ़ी कम हो रहा है, यानी कि वहाँ मॉइस्चर ज़मीन में बहुत कम है, तो वहाँ ड्रॉट होने की संभावना है। तो भारत में अभी इस साल मानसून जो है इंडिया के ईस्टर्न रीजन में काफ़ी कम बारिश हुई है, तो यहाँ ड्रॉट होने, सूखा की संभावना ज़्यादा है। तो ये इसी इंडेक्स से ये लोग इस पर फोरकास्ट कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ड्रॉट। इंडियाज फर्स्ट एवर लैवेंडर फार्म इज कमिंग अप इन विच स्टेट। अभी देखिए, शुरू में हमने लैवेंडर फार्म की बात की ना, कि अगर मान लीजिए वो आप जानते हैं कि कहाँ आ रहा है, तो आप अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ खोज सकते हैं। इसको और कैसे डेवलप किया जाए वो आप सोच सकते हैं। तो इसीलिए ये सब चीज़ जानना जरूरी है। तो इंडिया में पहला लैवेंडर फार्म खोला जा रहा है, अभी शुरुआत की जा रही है। तो कहाँ है ये, किस स्टेट में? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर और मेघालय। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में इसको शुरू किया जा रहा है। ये फार्म पहला है लैवेंडर फार्म। लैवेंडर क्या होता है? एक ब्लू कलर, बैंगनी रंग का, रादर बैंगनी रंग का, बहुत ही उस सुगंधित एक तरह का फ्लावर है, जो कि इंडिया में नॉर्मली होता नहीं है, यूरोपियन फ्लावर है। लेकिन इंडिया में लैवेंडर का बहुत तरह से यूज़ होता है, हमेशा हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसको, उसके एसेंस को, उसके हर तरह से उसका यूज़ किया जाता है सुगंध का बिजनेस में। तो इंडिया में अब खुद भी इसको उस प्रोडक्शन करने के दिशा में कदम उठाया गया है। तो ये जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में इसका कल्टीवेशन अभी शुरू करवाया गया है, एक फार्म डेवलप किया जा रहा है। और ये इंडिया का जो CSI अरोमा मिशन है ना 2018 का, उसके अंतर्गत इसको डेवलप किया गया है। CSIR अरोमा मिशन 2018, उसके अंतर्गत इसको किया गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। Which state has launched अबुआ आवास योजना recently for providing 8 lakhs पक्का हाउस to homeless in the state? अभी एक राज्य ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत 8 लाख पक्का मकान बनाए जाएंगे। ये मकान उनको दिए जाएंगे जिनके पास की पक्का मकान नहीं है, होमलेस लोग हैं, उन लोगों को ये दिया जाएगा। तो किस राज्य ने अभी इसको बनाने की घोषणा की है? उड़ीसा, आसाम, बिहार या झारखंड? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, झारखंड। झारखंड सरकार ने अभी इसकी घोषणा की है। अबुआ झारखंड में एक प्रचलित वर्ड है। तो उसका मतलब उन लोगों ने, यहाँ क्या है कि झारखंड में ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंटीरियर्स में, गांव में ट्राइबल पॉपुलेशन है, उन लोगों के पास पक्का मकान नहीं है। तो गवर्नमेंट का ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है कि इसमें इन लोगों को पक्का मकान दिया जाए। क्यों? पक्का मकान नहीं होने से क्या होता है, आंधी तूफान आया, मकान डैमेज हो गया, या जंगली जानवर, जंगल में काफ़ी जंगली जानवर रहते हैं। झारखंड में आप हमेशा सुनेंगे कि वहाँ हाथियों ने घरों को ध्वस्त कर दिया। तो मिट्टी का घर रहता है, झोपड़ी नुमा, उसको हाथी रौंद देते हैं। महुआ रखा हुआ है, उसके सुगंध से हाथी आते हैं, घर को तोड़ के खा जाते हैं। तो इसीलिए पक्का मकान बनाने की बात हो रही है काफ़ी। 8 लाख मकान ऐसे बनाने की बात है, जिसमें झारखंड सरकार ने करीब 16,380 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया है। 16,380 करोड़। अब अगर एज ए बैंकर आप ज्वाइन करते हैं तो आप यहाँ अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं कि भाई झारखंड में इस तरह का ये, इसके लिए कुछ हम कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट दें, इसके लिए हम कुछ और इस तरह का इंसेंटिव करें कि ये बिज़नेस मेरे पास आए। इसमें बहुत सारे लोन देने की भी बात हो सकती है। ये 16,380 करोड़ गवर्नमेंट जो लेगी, उसके साथ गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसमें कैसे आगे बढ़ा जाए। तो है ना बिजनेस अपॉर्चुनिटी। रोड कंस्ट्रक्शन से आप जुड़े हुए हैं तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि वहाँ रोड कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए। टेलीकॉम से हैं तो उसमें भी आपको देखा जा सकता है कि टेलीकॉम कनेक्टिविटी वहाँ कैसे ले जाया जाए। तो कहने का मतलब है कि जनरल अवेयरनेस में आप हमेशा बिजनेस अपॉर्चुनिटी खोजते हैं, या उससे अगर कुछ हानि होने वाला है तो उसके पहले प्रीएम्प्ट टेस्ट को कैसे किया जाए वो देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, झारखंड। सिप्ला जो कि ड्रग मेकर एक कंपनी है,
भारत में लॉन्च्ड ड्रोन बेस्ड डिलीवरीज ऑफ क्रिटिकल मेडिसिन फॉर हॉस्पिटल्स इन विच स्टेट। सिप्ला ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि हम ड्रोन बेस्ड डिलीवरी करेंगे मेडिसिन का हॉस्पिटल्स के लिए एक पर्टिकुलर स्टेट में। ड्रोन बेस्ड इसीलिए करने का है कि भाई वहाँ एक्सेसिबिलिटी कम है, रिमोट एरियाज में हॉस्पिटल्स हैं, रिमोट एरिया में मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्रिटिकल इलनेस के मेडिसिन की ज़रूरत होती है, वो समय पर नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए सिप्ला ने कहा कि भाई नहीं, हम ड्रोन से मेडिसिन सप्लाई करेंगे हॉस्पिटल्स को। ये भी एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। तो ये किस स्टेट के लिए है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या उत्तराखंड। तो हिमाचल प्रदेश के लिए इन्होंने, सिप्ला ने अनाउंस किया है कि वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं रिमोट में, अगर वहाँ कुछ सीरियस क्रिटिकल इलनेस की का मेडिसिन का ज़रूरत है, जैसे हार्ट से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी, दम्मा का हुआ या और भी कुछ इस तरह का, तो ये मेडिसिन जो है ना ड्रोन के थ्रू वहाँ हॉस्पिटल में भिजवाएंगे सो दैट कि मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा सके लोगों को। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। प्रोजेक्ट कुशा, इंडियाज लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट इज अंडर द परव्यू ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। प्रोजेक्ट कुशा भारत का एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, तो किस इंस्टीट्यूशन के अंडर में इसको किया जा रहा है? नीति आयोग, DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, BRC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, या इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये DRDO के द्वारा किया जा रहा है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस से रिलेटेड अधिकतर चीज़ों को कंसेप्चुअलाइज और उसको डेवलप करते हैं DRDO। तो ये प्रोजेक्ट कुशा क्या होगा? अभी हमने अरब इजराइल वॉर के बारे में कहा, वहाँ पर क्या है ना कि इजराइल में एक आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है कि जब भी उसके एयर स्पेस में कोई भी मिसाइल इंटर करेगा किसी का भी एनिमी कंट्री का, तो वो आयरन डोम जो है डिटेक्ट कर लेता है और उसी हिसाब से अपना मिसाइल लॉन्च करके एयर टू एयर उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो इससे काफ़ी खतरा बचता है। तो भारत भी इसी तरह का ये डिफेंस सिस्टम जो है ना, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहा है। और ये इसकी ज़रूरत अभी इसीलिए हुई कि हमास ने वहाँ एक साथ 5000 रॉकेट दाग दिए इजराइल में, और ये आयरन डोम जो इजराइल का था बहुत उसको पकड़ नहीं पाया। अब उसके पीछे काफ़ी लंबी स्टोरी है कि क्यों नहीं पकड़ पाया, या पकड़ा तो कैसे पकड़ा, या उसको कैसे पेनिट्रेट किया गया। तो भारत अब इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब भारत ने अभी रसा से S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम लिया है, उसी के तरह ये होगा। तो S-400 जो है काफ़ी कॉस्टली है। भारत अब इसको अपने आप में इसको अपने यहाँ इसको डेवलप कर रहा है। और रसा का जो S-400 है ना, उसको ट्रायम्फ नाम दिया गया। तो भारत के पास अभी कुछ ये डिलीवरी हो चुकी है और कुछ के लिए आगे भारत जो डेवलप करेगा ये 2028 से 30 के बीच में ये कंप्लीट होगा ये। तो ये है प्रोजेक्ट कुशा। तो ये था आज का आपके साथ हमारा डिस्कशन ऑन जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। होप कि आपको समझ में आएगा कि क्यों हम लोग जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स पर जोड़ देते हैं हमेशा, और क्यों ये आपको जानना चाहिए। इसमें बहुत सारी बातें होंगी जो कि आपने पहली बार सुना होगा या पहली बार समझ रहे होंगे इसको। ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए, उसके पीछे की कहानी क्या है, वो कैसे हो रहा है, इसका आगे क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब जानना चाहिए। तभी आप कंप्लीट उस न्यूज़ के बारे में जानेंगे, किसी भी फोरम पर उसके बारे में डिस्कस कर सकेंगे, किसी भी एग्ज़ाम में अगर ट्विस्ट भी कर दिया जाएगा तो आप उसको जवाब दे पाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा डेप्थ में ये जानना आपको ज़रूरी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।